हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विद्या एजुकेशन 2.0। स्वागत है आप सभी का विद्या एजुकेशन 2.0 पे। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे क्लास 10th हिस्ट्री का सिलेबस की चर्चा करेंगे और आज फर्स्ट लेसन भी स्टार्ट करेंगे, यूरोप में राष्ट्रवाद। तो आइए बिना देर किए क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हिस्ट्री जो है आपके एग्जाम में पूछता है कितने अंक का। तो हिस्ट्री जो है वो आपके एग्जाम में 20 अंक का पूछता है। कितने अंक का आपके एग्जाम में हिस्ट्री पूछता है? तो 20 अंक का पूछता है, जिसमें 6 आपका सब्जेक्टिव रहता है, शॉर्ट क्वेश्चन 4 नंबर का आपका लॉन्ग रहता है और अभी आपका 10 ठो ऑब्जेक्टिव पूछ दिया जाता है। टोटल आपका 20 अंक का पूछता है। अब ध्यान दीजिएगा, ध्यान से समझिएगा, जो आपका हिस्ट्री में पढ़ने हैं वो टोटल आपका 8 लेसन पढ़ने हैं। पहला आपका है यूरोप में राष्ट्रवाद, दूसरा है समाजवाद एवं साम्यवाद, तीसरा है हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन, चौथा है भारत में राष्ट्रवाद, पांचवा है क्या तो अर्थव्यवस्था एवं आजीविका, अर्थव्यवस्था और आजीविका, पांचवा हो गया। छठा जो हो गया वह शहरीकरण एवं शहरी जीवन, सातवां हो गया व्यापार और भूमंडलीकरण, आठवां हो गया प्रेस संस्कृति एवं राष्ट्रवाद। यानी हिस्ट्री में यही 8 लेसन पढ़ने हैं। पहला यूरोप में राष्ट्रवाद पढ़ना है, दूसरा समाजवाद एवं साम्यवाद पढ़ना है, तीसरा पढ़ना है हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन, चौथा पढ़ना है भारत में राष्ट्रवाद, पांचवा पढ़ना है अर्थव्यवस्था एवं आजीविका, छठा जो पढ़ना है वो शहरीकरण एवं शहरी जीवन, सातवां पढ़ना है व्यापार और भूमंडलीकरण और आठवां जो पढ़ना है प्रेस संस्कृति एवं राष्ट्रवाद। तो आज हम बात करेंगे कौन से लेसन। फर्स्ट लेसन आज हम स्टार्ट करेंगे यूरोप में राष्ट्रवाद। तो आइए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं, ध्यान से समझिएगा। फर्स्ट लेसन हम स्टार्ट कर रहे हैं क्या तो यूरोप में राष्ट्रवाद। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि राष्ट्रवाद आखिर क्या है, राष्ट्रवाद किसे कहते हैं। तो ध्यान से समझिएगा, सिंपल भाषा में शॉर्ट में एक ही लाइन में हम कह सकते हैं कि राष्ट्रवाद हम वैसी भावना को कहेंगे जो अपने लिए ना सोचे बल्कि अपने राष्ट्र के हित में सोचे, तो वैसी भावना को हम राष्ट्रवाद कहेंगे। अब ध्यान से समझिएगा, कह सकते हैं कि राष्ट्रवाद से तात्पर्य वैसी भावना से है जिसमें कोई व्यक्ति एक छोटे क्षेत्र सीमा से उठकर पूरे देश के लिए, पूरे राष्ट्र के लिए सोच रखता है, तो ऐसी भावना राष्ट्रवाद कहते हैं। आगे हम लोग देखेंगे वियना सम्मेलन। क्या देखेंगे? वियना सम्मेलन। ध्यान से समझिएगा, ऑस्ट्रिया का एक चांसलर था मेटरनिक। वियना सम्मेलन ध्यान से समझिएगा, ऑस्ट्रिया का एक चांसलर था मेटरनिक। वह सन 1815 ईस्वी में, कितने ईस्वी में? सन 1815 ईस्वी में वियना में एक सम्मेलन बुलाया था जिसे हम लोग वियना सम्मेलन के नाम से जानते हैं। फिर से समझिएगा, जो ऑस्ट्रिया का चांसलर था मेटरनिक, वह सन 1815 ईस्वी में कहाँ सम्मेलन बुलाया? तो वियना में सम्मेलन बुलाया, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? वियना सम्मेलन के नाम से जानते हैं। अब ध्यान दीजिए, आखिर मेटरनिक सन 1815 ईस्वी में वियना में सम्मेलन आखिर क्यों बुलाया? तो इसलिए बुलाया था कि ये मेटरनिक चाहता था कि जितने भी नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा स्थापित किए गए शासन व्यवस्था था सबको समाप्त करके फिर से हम राजतंत्र शुरू करें। इसलिए मेटरनिक ने 1815 ईस्वी में वियना में सम्मेलन बुलाया, जिसे हम लोग वियना सम्मेलन के नाम से जानते हैं। फिर से लास्ट बार सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा। वियना सम्मेलन अगर कहे, आपसे पूछा जाए तो कहिएगा कि ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिक थे, जो सन 1815 ईस्वी में वियना में एक सम्मेलन बुलाए, जिसे वियना सम्मेलन के नाम से जानते हैं। और अगर इसका उद्देश्य पूछे तो कहिएगा कि नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा जितने भी शासन व्यवस्था लागू किया गया था सबको समाप्त करके फिर से राजतंत्र शुरू करना था। इनका मेटरनिक का यही सोच था कि नेपोलियन बोनापार्ट जितने भी शासन व्यवस्था लागू किए थे सबको क्या कर दे? समाप्त कर दे और फिर से राजतंत्र शुरू कर दे।
ये तो आपका वियना सम्मेलन था। अब ध्यान दीजिएगा, कहेगा कि मेटरनिक का आखिर जन्म कब हुआ, तो 5 मई 1773 ईस्वी में मेटरनिक का जन्म हुआ था। मेटरनिक का जो जन्म हुआ वह कब हुआ, मेटरनिक का जन्म कब हुआ, तो मेटरनिक का जो जन्म हुआ वो 15 मई 1773 ईस्वी में मेटरनिक का जन्म हुआ। और मेटरनिक की जो मृत्यु हुआ वो हुआ 11 जून 1859 ईस्वी में हुआ। ये मेटरनिक का जो जन्म हुआ था वह जर्मनी में हुआ था, और इनकी मृत्यु जो हुआ था वह हुआ था ऑस्ट्रिया में। कहाँ हुआ था, ऑस्ट्रिया में हुआ था। तो ध्यान से समझिएगा, अगर कोई कहे कि मेटरनिक का जन्म कब हुआ, तो 15 मई 1773 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ, जर्मनी में हुआ था। मेटरनिक की मृत्यु तो 11 जून 1859 ईस्वी में। कहाँ हुआ मृत्यु, तो ऑस्ट्रिया में हुआ था। यहां तक दिक्कत, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब ध्यान से समझिएगा, आगे हम लोग चर्चा करेंगे 1830 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति की हम लोग चर्चा करेंगे। ध्यान से समझिएगा, एक एक पॉइंट को हम बताते जाएंगे, आपके एग्जाम में काफी महत्वपूर्ण है। ध्यान से समझिएगा, अब हम लोग देखेंगे 1830 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति। अब हम लोग चर्चा करेंगे, बात करेंगे कि 1830 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति के बारे में। तो ध्यान से समझिएगा, 1830 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति के समय जो फ्रांस का शासक थे वह लुई 18वां थे। कौन थे, लुई 18वां जो थे वह 1830 ईस्वी के फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का शासक थे। कहां का शासक, फ्रांस का शासक लुई 18वां थे। लुई 18वें ने फ्रांस के नागरिकों को बहुत सारे अधिकार दे दिए थे। उन्होंने संवैधानिक घोषणा पत्र भी जारी किया था। उन्होंने संवैधानिक घोषणा पत्र जारी किया था, जो कब जारी किया था, तो 2 जून 1814 ईस्वी में संवैधानिक घोषणा पत्र लुई 18वें ने जारी किया था। और लुई 18वें ने जब संवैधानिक घोषणा पत्र जारी किया था तो इन्होंने इसके तहत मानवीय अधिकार दे दिया गया और प्रेस की स्वतंत्रता दे दिया गया। फिर से ध्यान से सुनिएगा, कहता है कि लुई यानी 1830 ईस्वी के फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का जो शासक थे वह लुई 18वां थे। लुई 18वें फ्रांस के नागरिक को बहुत सारे अधिकार दे दिए थे। उन्होंने 2 जून 1814 ईस्वी में संवैधानिक घोषणा पत्र जारी किया था, जिसके तहत मानवीय अधिकार भी दे दिया गया था और प्रेस की स्वतंत्रता भी दे दिया गया। अब ध्यान दीजिएगा, जब लुई 18वां की मृत्यु हुआ, जब लुई 18वां की 1824 ईस्वी में मृत्यु हुआ था, उसके बाद जो फ्रांस का शासक बने थे वह फ्रांस के शासक बने थे कौन, तो बने थे चार्ल्स दसम। कौन बने थे, तो चार्ल्स दसम। जब लुई 18वां का मृत्यु हुआ 1824 ईस्वी में, उसके बाद फ्रांस का शासक बन गया चार्ल्स दसम। अब चार्ल्स दसम बना फ्रांस का शासक और चार्ल्स दसम ने पॉलिग्नेक को अपना प्रधानमंत्री बना लिया। चार्ल्स दसम किसको अपना प्रधानमंत्री बनाया, तो पॉलिग्नेक को अपना यह प्रधानमंत्री बना लिया। और पॉलिग्नेक क्या किया कि जो लुई 18वां संवैधानिक घोषणा पत्र जारी किया था, जिससे व्यक्ति को काफी अधिकार मिला था, इसको क्या किया, लुई 18वां रद्द कर दिया। संवैधानिक घोषणा पत्र रद्द कर दिया। अब जब संवैधानिक घोषणा पत्र रद्द कर दिया तो ये बताइए कि अगर आपको कोई भी व्यक्ति लाभ दे और आने वाले जो भी अभी का जो भी सरकार है वो आपको लाभ दे,
है ना, आपको ऐसा लागू कर दे कि पर मंथ आपको 1000 अकाउंट में हमेशा भेजते रहे, पर मंथ आपका आए, अभी सरकार ऐसा लागू कर दे। और जब सरकार चेंज हो तब अगर यह 1000 पर मंथ जो आपका आता है अकाउंट में वह बंद कर दिया जाए, तो बताइए आपको बुरा लगेगा या नहीं लगेगा? बुरा लगेगा। तो सेम उसी तरीके से फ्रांस के व्यक्तियों के साथ वैसा ही हुआ। लुई 18वां जो संवैधानिक घोषणा पत्र जारी किया उसको क्या किया कि पॉलिग्नेग आकर रद्द कर दिया। जब लुई 18वां संवैधानिक घोषणा पत्र जारी किए थे उससे जनता को काफी अधिकार मिला था, व्यक्ति नागरिकों को अधिकार दे दिया गया और प्रेस की स्वतंत्रता भी दे दिया गया। पॉलिग्नेग आए और वह क्या किए कि संवैधानिक घोषणा पत्र ही रद्द कर दिए, जिसके कारण जनता और राजा के बीच नोकझोंक यानी लड़ाई शुरू हो गई, जो कितना की क्रांति कहलाया? 1830 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति कहलाया। चलिए शॉर्ट में एक बार और देख लेते हैं, ध्यान से समझिएगा, यहीं पे आपको याद हो जाएगा। हम 100% गारंटी देते हैं यहीं पे याद हो जाएगा अगर ध्यान से आप सुनिएगा तो ध्यान से समझिएगा। 1830 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का शासक थे लुई 18वां। लुई 18वें ने फ्रांस के नागरिकों को काफी अधिकार दे दिए थे। उन्होंने संवैधानिक घोषणा पत्र जारी किया जिसके तहत मानवीय अधिकार दिया गया था और प्रेस की स्वतंत्रता दिया गया था। लुई 18वें के मृत्यु के पश्चात यानी लुई 18वें की जब मृत्यु हुआ उसके बाद फ्रांस का शासक बन गए चार्ल्स दसम, और चार्ल्स दसम अपना प्रधानमंत्री किसको चुन लिए? तो पॉलिग्नेग को चुन लिए अपना प्रधानमंत्री। और पॉलिग्नेग क्या किए कि संवैधानिक घोषणा पत्र को रद्द कर दिए, जिसके कारण जनता और राजा के बीच लड़ाई शुरू हो गई, नोकझोंक शुरू हो गई, जो 1830 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति कहलाया। अब ध्यान दीजिएगा, लुई अगर पूछा जाए लुई 18वें की मृत्यु कब हुआ तो लुई 18वें की मृत्यु 1824 ईस्वी में हुआ। लुई 18वें की मृत्यु 1824 ईस्वी में हुआ। अगर कहा जाए कि संवैधानिक घोषणा पत्र कब लागू हुआ था तो संवैधानिक घोषणा पत्र 2 जून 1814 ईस्वी में संवैधानिक घोषणा पत्र लागू हुआ था। ये तो 1830 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति था। अब हम लोग जानेंगे 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति। तो ध्यान से समझिएगा, 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति अब हम लोग समझेंगे। एक बात और यहां पे ध्यान दीजिएगा, चार्ल्स दसम जो लुई 18वें की मृत्यु के पश्चात फ्रांस का शासक चार्ल्स दसम बने थे, जो चार्ल्स दसम का जो जन्म हुआ था वह कब हुआ था तो 26 सितंबर 1833 ईस्वी में ये चार्ल्स दसम का जन्म हुआ था। और इनकी मृत्यु, चार्ल्स दसम की जो मृत्यु हुआ था वह 30 जनवरी 1891 ईस्वी में हुआ था। यानी चार्ल्स दसम का अगर जन्म कहा जाए तो 26 सितंबर 1833 ईस्वी में हुआ था और चार्ल्स दसम की मृत्यु 30 जनवरी 1891 ईस्वी में हुआ था। चलिए ध्यान से समझिएगा, अब हम लोग जानेंगे 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति। तो आइए 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति की ओर चलते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति ध्यान से समझिएगा, 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति, इसके पहले हुआ 1830 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति। तो ध्यान से समझिए, 1830 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति के फलस्वरूप यानी जब 1830 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति हुआ उसके बाद फ्रांस का जो शासक बना वह लुई फिलिप बना। लुई फिलिप बना। यानी 1830 ईस्वी के फ्रांसीसी क्रांति के बाद जो फ्रांस का शासक कौन बने तो लुई फिलिप बने।
और लुई फिलिप क्या किए कि फ्रांस के जनता के पास ऐसा भावना प्रदर्शन यानी सुधारवादी भावना प्रदर्शन किए, जिससे लगा वहां की जनता को कि नहीं, अगर लुई फिलिप का सरकार आएगा तो हमारे सारा दुख दर्द खत्म हो जाएगा। तो क्या किए कि वह सुधारवादी भावना का प्रदर्शन किए, जिससे वहां की जनता बहुत खुश हुए और इनको अपना राजा क्या कर लिया, बना लिया। अब ये लुई फिलिप इतना दिमाग के तेज थे, इतना इनका माइंड तेज रहा कि लुई फिलिप क्या किए कि सुधारवादी भावना का सिर्फ इसलिए प्रदर्शन किए ताकि उनको गद्दी मिल जाए, ताकि वह वहां का राजा घोषित हो जाए। तो क्या हुआ कि जब लुई फिलिप सुधारवादी भावना का प्रदर्शन किया फ्रांस की जनता के पास, तो वहां की जनता इनको अपना सरकार बना दिया, चुन लिया अपना राजा। अब ध्यान दीजिएगा, जब यह अपना राजा चुन लिया इनको, लुई फिलिप को, तो लुई फिलिप क्या किए, जनता की नजरों के सामने खुद गलत न होने के कारण, यानी खुद गलत न ठहरे, इसलिए इन्होंने अपना प्रधानमंत्री गीजो को बना ली। ये अपना प्रधानमंत्री गीजो को बनाए, और गीजो ऐसा व्यक्ति था जो सुधारवादी भावना का कट्टर विरोध करता था, यानी यह सुधार चाहता ही नहीं था। यह चाहता था कि जैसे चल रहा है वैसे चलने दे। तो पहले जो चल रहा था वह राजा लोगों का शासन था, यानी धनिकों का शासन कहा जाता था। इसीलिए यह क्या था कि गीजो जो थे वह सुधारवादी भावना का कट्टर विरोध करते थे, और जब कट्टर विरोध करते थे तो यह तो सुधार चाहते नहीं थे गीजो कि हाँ सुधार हो, और लुई फिलिप भी नहीं चाहते थे कि सुधार हो। लेकिन लुई फिलिप अपने ऊपर इल्जाम न लेने के वजह से, यानी अपने ऊपर इल्जाम न ले, वह ऐसे व्यक्ति को अपना प्रधानमंत्री चुने जो सुधारवादी भावना का कट्टर विरोध करे। तो उनको मिल गया कौन, गीजो, और वह गीजो को अपना क्या बना लिए, प्रधानमंत्री बना लिए। अब ध्यान दीजिएगा, गीजो जब सुधारवादी भावना का कट्टर विरोध करता था, इसलिए इसके शासन व्यवस्था को, यानी गीजो के शासन व्यवस्था को धनिकों का शासन व्यवस्था कहा गया। गीजो के शासन व्यवस्था को धनिकों का शासन व्यवस्था कहा गया। गीजो के शासन व्यवस्था को किनका शासन व्यवस्था, धनिकों का शासन व्यवस्था कहा गया। यानी इसके शासन व्यवस्था में धनिक लोग, जो भी अमीर व्यक्ति थे, वह क्या शासन करते थे। अब ध्यान दीजिएगा, यहां से ध्यान दीजिएगा, जब ये बताइए कि धनिकों का जब शासन व्यवस्था हो जाएगा तो गरीब व्यक्ति क्या करेंगे, वह तो नाखुश रहेंगे, नाराज रहेंगे। तो वह वहां की जनता में असंतोष की भावना उत्पन्न हो गया। जितने संतोष पूर्वक लुई फिलिप को अपना राजा चुना, उतना ही उसके अंदर असंतोष की भावना, इसके प्रति असंतोष की भावना उत्पन्न हो गया, और जिसके कारण राजा और जनता के बीच लड़ाई फिर शुरू हो गई, जो 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति कहलाया। और इस क्रांति के बाद, यानी 1848 ईस्वी की क्रांति के फलस्वरूप ही मेटरनिख का अंत हो गया। मेटरनिख का अंत हो गया। अब ध्यान से समझिएगा, फिर से एक बार देखते हैं। कहता है 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति, ध्यान से समझिएगा, 1830 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति के फलस्वरूप वहां का शासक लुई फिलिप बना। लुई फिलिप जो थे वह फ्रांस के जनता के पास सुधारवादी भावना का प्रदर्शन किया, जिसके कारण वहां के जनता काफी खुश हुआ। लुई फिलिप के सुधारवादी भावना के पीछे बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा छुपा हुआ था। लुई फिलिप ने गीजो को अपना प्रधानमंत्री बनाया, और गीजो सुधारवादी भावना का कट्टर विरोधी था, यानी कट्टर विरोध करता था सुधारवादी भावना का। इसलिए इसके शासन व्यवस्था को, यानी गीजो के शासन व्यवस्था को धनिकों का शासन व्यवस्था कहा गया है। धनिकों का शासन व्यवस्था कहा गया है, जिसके कारण फ्रांस के जनता में असंतोष की भावना उत्पन्न हो गया, और जनता और राजा के बीच नोकझोंक शुरू हो गई, जो कितना की क्रांति कहलाया, 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति कहलाया। अब ध्यान से समझिएगा, मेटरनिख, और इसी में
1948 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति के फल यानी जब फ्रांसीसी क्रांति हुआ तभी मेटरनिक का भी अंत हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, वियना सम्मेलन हम अभी आपको बताए थे, वियना सम्मेलन क्या सन 1815 ईस्वी में वियना में एक सम्मेलन बुलाया था। अब ध्यान दीजिएगा 1815 में से स्टार्ट हुआ था मेटरनिक। ऑस्ट्रिया का चांसलर जो था मेटरनिक, वह वियना में सन 1815 ईस्वी में सम्मेलन बुलाया जिसे वियना सम्मेलन के नाम से जानते हैं। तो मेटरनिक का जो युग स्टार्ट हुआ था वह कब से, तो 1815 ईस्वी से, और अंत कहां जाकर हुआ, तो 1848 में इसका क्या हो गया था, मेटरनिक का अंत हो गया था। तो ध्यान से समझिएगा, अगर आपसे कहा जाए कि मेटरनिक युग क्या है, मेटरनिक युग किसे कहते हैं, तो मेटरनिक युग कहे कि मेटरनिक युग किसे कहते हैं, तो कहिएगा सन 1815 ईस्वी से लेकर 1848 ईस्वी तक का जो युग रहा उसे मेटरनिक युग कहते हैं। उसे कौन सा युग कहते हैं, ध्यान से समझिएगा, उसे मेटरनिक युग कहते हैं। अगर कोई पूछे मेटरनिक युग क्या है, मेटरनिक युग किसे कहते हैं, तो कहिएगा सन 1815 से लेकर सन 1848 ईस्वी तक का जो युग रहा उसे हम मेटरनिक युग कहते हैं। तो आई होप आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और इसी तरह की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल दबा दें ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करेंगे तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।